उनके लिए काम कर रहे हैं, तो जनता को तो ये पूरा हक होना चाहिए कि उसके पब्लिक सर्वेंट्स क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी होने का। और इसी आधार पर ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया कि एक मशीनरी हो जिसके तहत ये जो हक है जो हमारे लोकतंत्र में निहित है कि जनता को ये जानने का फंडामेंटल राइट है कि पब्लिक सर्वेंट्स क्या कर रहे हैं, वहां से निकलता है। अब इस एक्ट में जितने भी एग्जेम्पशंस थे किसी भी रीजनेबल लेजिटिमेट पर्पस के लिए, वो सारे एग्जेम्पशंस 8(1)(a) to J, 8(1)(a) to J सारे एग्जेम्पशंस लिख लिए गए कि भाई कमर्शियल सीक्रेट, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, केस पेंडिंग वगैरह वगैरह सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन। लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन में ये लिखा, पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक एग्जेम्पशन था, लेकिन उस एग्जेम्पशन में साफ साफ लिखा था इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब आगे, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual, unless the public information officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of that information. यानी 3 क्वालिफिकेशंस थे कि सिर्फ वही पर्सनल इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट होगी जिसका पब्लिक एक्टिविटी या पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, या फिर वो जो अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी करता है। अनवारंटेड बहुत की वर्ड है, और उसमें भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ये देखना होगा कि इसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इस इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर डिक्टेट करता है कि नहीं करता। अब इन्होंने ये सब हटा दिया और सिर्फ एग्जेम्पशन में लिख दिया इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, यानी कि आज अगर हम ये मांगना चाहें, देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला रिजर्व बैंक वाला कि रिजर्व बैंक जो बैंक्स की ऑडिट करती है, वो ऑडिट रिपोर्ट्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मिलनी चाहिए जनता को या नहीं मिलनी चाहिए। ये जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने बैंक से पैसा ले लिया, आज तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कॉर्पोरेट्स जिन्होंने करोड़ों, कईयों ने लाखों करोड़ ले लिया बैंकों से और लेके भाग गए। उनकी एक सूची और विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची रिजर्व बैंक बनाता है, लेकिन तो उस केस में जो रिजर्व बैंक का केस था, जयंती लाल मिस्त्री उसका नाम है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सारी इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में देनी पड़ेगी कि रिजर्व बैंक ने क्या ऑडिट करे, उस ऑडिट की रिपोर्ट क्या हुई बैंक्स के बारे में, उसके बाद कौन विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, कौन डिफॉल्टर्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इसी तरह से कौन कौन पब्लिक सर्वेंट्स हैं जिनके खिलाफ सीबीआई केसेस चल रहे हैं, जिनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में क्या हुआ, ये सब तो जनता को जानने का अधिकार है, क्योंकि वो मालिक है, उसको तय करना है कि भाई उसके पब्लिक सर्वेंट्स सरकार कैसे काम कर रही है। यानी कि जो लोग बेईमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या एक्शन हो रहा है, ये तो सब जनता को जानने का अधिकार है। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद वो इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एक तरह से किसी पब्लिक सर्वेंट के या नॉन पब्लिक सर्वेंट की भी
इंफॉर्मेशन सरकार के पास होती है, लेकिन जिसका सीधा सीधा जुड़ाव पब्लिक एक्टिविटी और पब्लिक इंटरेस्ट से है, और जो कोई अनवारंटेड, अब कोई ये कह सकता है कि भाई हमने 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ बैंक से ले लिए, गबन कर दिए, और हमारी इंफॉर्मेशन है ये, तो ये ना दी जाए जनता को। अरे भाई, आपका प्रोटेक्शन तो सिर्फ है अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी या पर्सनल इंफॉर्मेशन व्हिच हैड नो रिलेशनशिप टू पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट। और ये इसलिए इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि हाँ ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो प्योरली पर्सनल है उसको तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका कोई कनेक्शन पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट से है तो उसको नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते, वो देनी पड़ेगी। लेकिन इन्होंने ये सब हटा दिया क्योंकि ये लोग सब बेईमानी, देखिए इसका एक और एक ही मकसद है, ये अमेंडमेंट करने का सिर्फ सरकार का एक मकसद है कि जो बेईमान सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा किसने दिया, किसको मिला, कायदे से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा जुड़ाव पब्लिक एक्टिविटी और पब्लिक इंटरेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्चुनेटली उस केस में ऑर्डर कर दिया कि भाई तुम दो, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं ऑर्डर करता और ये अमेंडमेंट आ गया होता तो ये बोलते कि ये तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हम तो नहीं देंगे। तो बहुत सारी ये लोग सिर्फ ये, तो आज अगर लोग कुछ एक्सपोज कर पा रहे हैं तो वो इसलिए है क्योंकि उनके पास सूचना है, वो जवाबदेही तभी मांग पा रहे हैं। और इस कानून से आरटीआई को अमेंड करके और ये कहकर कि आप खुद भी जाकर कोई सूचना इकट्ठी नहीं कर सकते व्यक्तिगत, उसी के ऊपर सीधा प्रहार हम होता देख रहे हैं। इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस वी विल रैप अप। कोई बहुत ज्वलंत, और इस लूट को अगर कोई जर्नलिस्ट उजागर करता है तो ऑब्वियसली नाम किसी का देना होगा, और उसी को छुपाने के लिए ये सब किया जा रहा है। आज तो सारे रिसोर्सेज एक तरह से, चाहे वो पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे कोल माइंस हो, चाहे पावर कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सब एक दो कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए जा रहे हैं। और कोई भी जर्नलिस्ट अगर इस लूट को उजागर करेगा, बोलेंगे कि तुमने तो अडानी की परमिशन ली नहीं, तुमने कैसे लिख दिया कि अडानी ने इतने लाख करोड़ लूट लिए, इस तरह से सारे रिसोर्सेज सरकार से लेकर, अरे तुमने तो अडानी की परमिशन ली नहीं, तुमने कैसे लिख दिया कि मोदी जी ने विदेश जाकर, अलग अलग कंट्रीज में जाकर अडानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाए। तो इन सब को जो सबसे बड़ी लूट है आज, वो अपने रिसोर्सेज की है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, उसी को दबाने के लिए, छुपाने के लिए ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और आरटीआई एक्ट का अमेंडमेंट लाया गया है कि कोई उसको उजागर ना कर सके। मतलब एक्चुअली डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिससे कोई उजागर ना कर सके। अगर आप आरटीआई के द्वारा नहीं, अगर कोई आपको विसल ब्लोअर को इंफॉर्मेशन दे देता है, उसको भी आप उजागर नहीं कर सकते, क्योंकि बोलेंगे कि आपने उसकी कंसेंट तो दी नहीं। तो ऐसा नहीं कि आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में मैं यही कहना चाहूंगा, अब सब आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या सब जर्नलिस्ट हैं या सब सूचना को काम में लेने वाले हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा, ये आरटीआई कानून आया उसके बाद आपका 13 साल का कानून आने से पहले आम लोगों ने लड़ाई लड़ी, कहते हुए हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सूचना पर। तो वो लड़ाई शायद हमें लड़ती रहनी पड़ी। पत्रकारों को, अच्छे गुड वेल माइंडेड सिटीजन्स, पब्लिक सिटीजन्स को वेल माइंडेड, पत्रकार का तो ड्यूटी ही है, बट वेल माइंडेड लॉयर्स एंड एवरीवन इन पब्लिक वर्क। तो हम आज एक कैंपेन, जॉइंट कैंपेन का अनाउंसमेंट करना चाह रहे थे। ये केवल कोई एनसीपीआरआई का नहीं है, केवल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट का नहीं है, केवल प्राइवेसी एक्टिविस्ट का नहीं है। प्राइवेसी के एक्टिविस्ट भी यहाँ थे, प्लीज डू नोट। ये कह रहे हैं कि ये डीपी, हम खड़े हो रहे हैं, ये डीपी है, कोई प्राइवेसी नहीं दे रहा है, और ये प्राइवेसी एक्टिविस्ट कह रहे हैं ये राइट टू इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए।
नहीं तो privacy का भी मतलब नहीं, because that will also become a laughing stock. The idea of what is unwarranted invasion of privacy. It's a very important thing. पत्रकार साथी प्रेस क्लब से आए, लेकिन आपके बहुत सारे एसोसिएशंस हैं. We need to launch with a lot of vigor. जितना भी हम करें, ये लोकतंत्र का सवाल है. और क्या 30 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, और जो आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं, हम लोग तो बैठेंगे ही सोचने के लिए कि जो अभी तक सूचना इकट्ठी करी ना, उस पर क्या प्रभाव होगा. सेक्शन 5 भी आप पढ़ लें, DPDP का उसमें भी है, और ये चर्चाएं तो हम चलाएंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इस कैंपेन में जुड़ें, और जहाँ तक हो सके, क्योंकि ये जैसे कहा भी गया कि ये टेक्निकल तरीके से लाए गए अमेंडमेंट्स होते हैं जो कि व्यापक रूप से डिस्कस भी नहीं किए जाते, और वो फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि इनको अलग अलग तरीके से हम लोगों तक पहुंचाएं, और जहाँ पे भी राज्यों में किसी भी तरीके से लोग जुड़ सके, ज़मीन पर मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, जो सूचना के अधिकार का ये आप देख सकते हैं अभी तक कितने ऑर्गेनाइजेशन जुड़े, और भी ये खुला है, और